Good morning, everyone. Hello. So this is the sum we will be doing today. The balance sheet of Vaibhav Limited as on 31st March 2018 is as follows. So we have in the balance sheet given below, we have equity shares of rupees 100 each, that is 2 crores. तो इसमें जब हम लोग अगर ये इक्विटी शेयर 100 रुपए का है और अमाउंट 2 crores है, तो हाउ मच विल बी द नंबर ऑफ शेयर्स? 2 crores डिवाइड बाय 100, इट विल बी 2 lakhs. सो नंबर ऑफ शेयर्स कितना रहेगा? 2 lakhs. कैसे पता चला? 2 crores को डिवाइड करेंगे 100 से तो नंबर ऑफ शेयर्स मिल जाएगा, दैट इज 2 lakhs. देन वी हैव 6% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ रुपीज 100 ईच. ये कितना हो जाता है? 1 crore दिया है यहाँ पे. तो 6% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 100 ईच 1 crore डिवाइड बाय 100 करेंगे तो 2 0 कैंसिल हो जाएगा, नंबर ऑफ शेयर्स हो जाएगा 1 लाख. तो हमारे पास प्रेफरेंस शेयर्स है 1 लाख का और हमारे पास इक्विटी शेयर्स है 2 lakhs का. और हमारे पास 5% डिबेंचर है 100 रुपीज का 80 lakhs. ये भी डिवाइड करेंगे 100 से, नंबर ऑफ शेयर्स हो जाएगा 80 lakhs डिवाइड बाय 100 करेंगे तो 80,000 डिबेंचर्स. तो नंबर ऑफ डिबेंचर्स कितना है? 80,000. नेक्स्ट इज क्रेडिटर्स. क्रेडिटर्स का अमाउंट है 1 crore. प्रोविजन फॉर टैक्स है 2 lakhs. फिर वी हैव fixed asset. Then we have fixed asset of 2 crores 50 lakhs. Then we have investment 20 lakhs. The market value is how much? 19 lakhs. And then we have current asset of 2 lakhs. And we have profit and loss account of 12 lakh. Now this profit and loss account in the asset side means loss. ये जो कंपनी है इसको लॉस हो रहा है तभी profit and loss account is in the asset side. Now as you all are saying that first one, see in the liability side as we said equity shares of rupees 100 each. यहाँ पे amount दिया है 2 crore, 2 crores, that is 200 lakhs. तो इसमें नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितना रहेगा ये कैसे पता चलता है? 2 crores कैपिटल है और एक शेयर है 100 रुपए का. तो 2 crores को जब डिवाइड बाय 100 करेंगे तो ये 2 crores में से 2 0 कम हो जाएगा तो नंबर ऑफ शेयर्स हो जाएगा 2 lakhs. सेम वे फॉर प्रेफरेंस शेयर्स. 1 crore का कैपिटल है और एक शेयर है 100 रुपए का. तो 1 crore डिवाइड बाय 100 करेंगे तो नंबर ऑफ शेयर्स हो जाएगा 1 लाख. अगेन 2 0 1 crore में से निकाल दो तो 5 0, एक के बाद 5 0 बचेगा, मीन्स 1 लाख प्रेफरेंस शेयर्स. That is what I had explained. Now let us move ahead to the next, that is the following scheme of internal reconstruction is sanctioned. All the existing equity shares
are reduced to rupees 40 each. All the equity shares are reduced to rupees 40 each. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑल द इक्विटी शेयर्स, जो अभी इक्विटी शेयर 100 रुपीज का है, यू कैन सी द इक्विटी शेयर इज ऑफ 100 रुपीज, नाउ सब इक्विटी शेयर 40 का हो जाएगा, तो जूना शेयर कैंसल हो जाएगा, बदले में नया शेयर क्रिएट हो जाएगा 40 रुपीज का। तो हम ओल्ड शेयर न्यू शेयर का एंट्री पास करेंगे, और जहाँ पे पहले लाइबिलिटी 100 रुपीज पर शेयर का था, अब न्यू लाइबिलिटी 40 रुपीज पर शेयर का हो जाएगा। मतलब जहाँ पे पहले लाइबिलिटी था 100 रुपया पे करना है कंपनी को इक्विटी शेयर पर शेयर, अब सिर्फ 40 रुपीज पे करना पड़ेगा, तो 60 रुपीज का कंपनी को प्रॉफिट हो गया। और हम इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं, तो यहाँ पे 100 रुपीज का जो शेयर था अब रिड्यूस होके 40 हो रहा है, तो नया शेयर क्रिएट हो रहा है। लाइबिलिटी क्रिएट होता है तो क्रेडिट, कम होता है तो डेबिट, तो ओल्ड शेयर जो है डेबिट में आएगा, न्यू शेयर जो 40 रुपीज का है वो क्रेडिट में आएगा। और कंपनी को 60 रुपीज का, लाइबिलिटी कम हो गया ना, 100 से 40 हो गया, तो 60 रुपीज का जो प्रॉफिट हुआ है वो कैपिटल रिडक्शन में बताएंगे 60 rupees per share. तो वो हम लोग let us see while doing the sum, and then all preference shares are reduced to rupees 60 each. मतलब प्रेफरेंस शेयर भी 100 रुपीज का था, अब रिड्यूस 60 रुपीज में हो रहा है। तो अगेन जो जूना लाइबिलिटी था वो 100 रुपए का था, नया लाइबिलिटी जो क्रिएट हो रहा है, नया शेयर जो क्रिएट हो रहा है वो 60 रुपीज का रहेगा। तो ये क्या हो रहा है, तो कंपनी को जहाँ पे पहले 100 रुपया प्रेफरेंस शेयर का पे करना था, अभी कितना पे करेंगे, अभी 60 पे करेंगे। तो इसका मतलब क्या है, 40 रुपीज का अगेन प्रेफरेंस शेयर पे भी कंपनी को फायदा होगा। इसके बाद next one, see the rate of interest on debenture increase to 6%। यहाँ देखो पहले कितना परसेंट था डिबेंचर के ऊपर इंटरेस्ट, 5% था, अब इंक्रीज होके कितना हो रहा है, 6%। The debenture holders surrender their existing debenture of 100 each। तो जो डिबेंचर होल्डर है वो लोग उनका जो जूना शेयर्स था 5% डिबेंचर 100 रुपीज का, वो कंपनी को सरेंडर करेंगे। सरेंडर का मीनिंग होता है वापस करेंगे। जैसे तुम्हारा जो जूना हमने जो डिबेंचर खरीदा था 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट वाला, वो हम आपको सरेंडर करेंगे एंड वापस करेंगे, तो कैंसल हो जाएगा, एंड एक्सचेंज द सेम फॉर फ्रेश डिबेंचर्स ऑफ 70 each for every debenture held by them। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जितना भी डिबेंचर है उसके बदले में, जितना भी डिबेंचर है 100 रुपीज का डिबेंचर वापस करके कंपनी को बदले में क्या क्रिएट करेंगे, 70 रुपीज का नया डिबेंचर क्रिएट होगा। मतलब जैसे यहाँ पे जूना 100 रुपए के बदले में इक्विटी शेयर 40 का क्रिएट हुआ, प्रेफरेंस शेयर 100 के बदले में 60 का क्रिएट हुआ, वैसे ही डिबेंचर जो 100 रुपए का था उसके बदले में 70 का नया डिबेंचर क्रिएट होगा। और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो पहले 5 था अभी वो बढ़ के 6 हो जाएगा। जो पहले 5% डिबेंचर था, अब जो नया डिबेंचर क्रिएट होगा वो 6% का रहेगा। तो पहले तो हम क्या करते, 1, 2 और 3 जिसमें ओल्ड और न्यू का है वो हमारा एंट्रीज प्रिपेयर करते हैं, कैलकुलेट करते हैं अमाउंट के साथ, उसके बाद आगे के एंट्रीज के तरफ हम लोग जाते हैं। तो लेट अस कम टू द सॉल्यूशन। Let us come to the solution। तो सॉल्यूशन में पहला सॉल्यूशन में इक्विटी शेयर्स रिड्यूस हो गया है, तो जब भी इक्विटी शेयर रिड्यूस होता है तो हम कौन सा एंट्री पास करते हैं, इक्विटी शेयर 40 रुपीज का हो गया है ना। जो पहले
कितने का था, 100 रुपीज का। अब जो इक्विटी शेयर है 40 रुपीज का होने वाला है, तो इक्विटी शेयर कैपिटल इज अ लाइबिलिटी। लाइबिलिटी मीन्स क्रेडिट बैलेंस पर कम हो जाते हैं लाइबिलिटी, तो हम उसको डेबिट करते हैं। तो इधर हमारे पास कितना इक्विटी शेयर्स है, एक बार देखते हैं। हमारे पास इक्विटी शेयर्स है 2 करोड़, जिसमें से एक इक्विटी शेयर 100 रुपए का था। तो 2 करोड़ डिवाइड बाय 100 किया तो नंबर ऑफ शेयर 2 लाख हो जाता है, जो हमने पहले भी डिस्कस किया। तो 2 लाख इंटू 100, ये कितना हो जाता है, इसका अमाउंट हो जाता है 2 करोड़। इसके बदले में अब क्या क्रिएट हो रहा है, टू न्यू नया लाइबिलिटी क्रिएट हो रहा है, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। देखो जो नया लाइबिलिटी क्रिएट हो रहा है वो कितने का है, जरा देखो इधर पहला पॉइंट देखो, इक्विटी शेयर रिड्यूस कितने में हो रहा है, इक्विटी शेयर रिड्यूस हो रहा है 40 में। तो हमारा जो 100 रुपए का इक्विटी शेयर, अब फ्यूचर में जो नया शेयर आएगा वो कितने का हो जाएगा, नंबर ऑफ शेयर्स है 2 लाख इंटू 40। सो डू दिस 2 लाख इंटू 40 कितना हो जाता है, कितना हो जाता है, हैव यू गॉट द आंसर, 80 lakhs। आंसर हो जाएगा 80 lakhs। और बदले में क्या हो जाता है कंपनी को, अब जो पहले 100 रुपए का लाइबिलिटी था, अब नया लाइबिलिटी अगर 40 रुपीज का हो गया, तो पर शेयर के ऊपर कितना फायदा हो रहा है कंपनी को, कितना पैसा वापस नहीं करना है। 100 रुपए का शेयर है, रिड्यूस होके 40 हो गया, मतलब पर शेयर पे 60 रुपीज का फायदा हो गया। पर टोटल नंबर ऑफ शेयर इज हाउ मच, टोटल नंबर ऑफ शेयर इज 2 लाख। तो 1 करोड़ 20 lakhs का क्या हो गया, फायदा हो गया। दिस इज, इसका नरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग इक्विटी शेयर कैपिटल रिड्यूस्ड, ये बोलेंगे। नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं, इक्विटी शेयर रिड्यूस होने के बाद प्रेफरेंस शेयर भी रिड्यूस हो गया है, तो हमें किसका, अगेन ओल्ड प्रेफरेंस शेयर और न्यू प्रेफरेंस शेयर। प्रेफरेंस शेयर लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी मतलब क्रेडिट बैलेंस, लाइबिलिटी मतलब क्रेडिट बैलेंस, लेकिन जब लाइबिलिटी कम होगा, जैसे यहाँ पे 6% डिबेंचर्स हैं, 1 करोड़ 100 lakhs का, एक प्रेफरेंस शेयर है 100 रुपए का, तो 1 करोड़ डिवाइड बाय 100 करेंगे तो हमें मिलेगा 1 लाख प्रेफरेंस शेयर्स। तो 1 लाख प्रेफरेंस शेयर्स इंटू 100, तो यहाँ पे हमारा ओल्ड प्रेफरेंस शेयर जो है वो कितने का है, 6% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितना है ये, 1 लाख इंटू 100। तो ये कितने का हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 करोड़, क्या बोल सकते हैं, 100 lakhs का। और बदले में क्या क्रिएट हो रहा है, बदले में क्रिएट हो रहा है न्यू 6% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितने का, 1 लाख इंटू नया शेयर जो है वो 60 का क्रिएट हो रहा है। देखो हमारा सेकेंड पॉइंट में दिया हुआ है, हमारे सेकेंड पॉइंट में इट इज गिवन कि ऑल प्रेफरेंस शेयर रिड्यूस टू रुपीज
60 ईच, तो प्रेफरेंस शेयर जितना भी था 60 का हो गया है, तो ये जो है 60 हो जाएगा। तो इसके हिसाब से अब हम क्या करेंगे, जो 1 लाख इंटू 60 कितना होता है, 1 लाख इंटू 60 इज 60 lakhs। तो कंपनी को फायदा कितने का हुआ, टू, फायदा जो होता है उसको बोलते हैं कैपिटल रिडक्शन। कैसे कंपनी को फायदा हुआ, पहले लाइबिलिटी कितने का था, 100 रुपए का, अब लाइबिलिटी हो गया, लाइबिलिटी मतलब कर्जा, रीपेमेंट, पैसा जो लिया था पहले प्रेफरेंस शेयर से 100 रुपया पर शेयर लिया था, अब प्रेफरेंस शेयर बोलते हैं कि हमारा कैपिटल को कम कर दो, पर शेयर वैल्यू को 100 से 60 कर दो। जैसे पहले कंपनी बंद होता तो 100 रुपीज देना पड़ता था, अब क्योंकि प्रेफरेंस शेयर 60 रुपीज का हो गया है तो हम सिर्फ 60 रुपीज ही वापस करेंगे। तो इसके वजह से पर शेयर 40 रुपीज का फायदा हुआ, और टोटल शेयर है 1 लाख, तो 1 लाख इंटू 40 इज द टोटल प्रॉफिट। और प्रॉफिट को हम लोग हमेशा कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में बताते, बीइंग लिखेंगे अब यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल रिड्यूस, ये भी हो गया। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखेंगे डिबेंचर भी रिड्यूस हुआ है, तो ओल्ड हमें क्या करना पड़ेगा, ओल्ड, लेट अस फर्स्ट गो एंड लुक इनटू द क्वेश्चन ऑल्सो। कितने डिबेंचर है हमारे पास, डिबेंचर है हमारे पास 5% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच, एंड सी हियर 5% डिबेंचर्स है हमारे पास 100 रुपीज का, जो कि होता है 80 lakhs। तो नंबर ऑफ डिबेंचर्स कितना हो जाता है, इधर देखो, 80 lakhs डिवाइड बाय 100 करेंगे तो नंबर ऑफ डिबेंचर हो जाते 80,000। अभी आगे पॉइंट में क्या बोला गया है कि जो डिबेंचर्स है, लेट अस रीड द पॉइंट, द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इज इंक्रीज टू 6%, पहले इट वाज 5%, नाउ इट बिकम 6%, एंड द डिबेंचर सरेंडर देयर एग्जिस्टिंग डिबेंचर ऑफ 100, जो डिबेंचर होल्डर्स है वो लोग बोलते हैं कि हमारा जो 100 रुपए का डिबेंचर है 5% वाला, ये कंपनी को हम वापस करते हैं, सरेंडर करते हैं, एंड इन एक्सचेंज द फ्रेश, द सेम, इन एक्सचेंज फॉर द सेम फ्रेश डिबेंचर्स 70 ईच, मतलब जहां पे 100 रुपीज का डिबेंचर वापस किया और बदले में 70 रुपीज का डिबेंचर लिया, तो 100 रुपीज का डिबेंचर विल गेट कैंसल्ड, एंड बदले में आएगा, क्रिएट होगा 6% debentures of 70, तो 5% debentures, 5% डिबेंचर अकाउंट, ये कितने का है, 80,000 इंटू 100, ये कैंसल हो जाएगा, ये कितने का हो जाएगा, 80 lakhs, ये कैंसल होके बदले में क्रिएट होगा टू न्यू, न्यू जो डिबेंचर है वो कितने का रहेगा, 6% डिबेंचर्स अकाउंट, और नंबर क्या हो गया, अब जो 80,000 इंटू दिस बिकम्स 70, तो ये हो जाता है, करो 80,000 इंटू 70 करो, हाउ मच इज द आंसर कमिंग, 80,000 into 70, it is coming 56 lakhs। आपको भी यही आंसर आ रहा है, 56 लाख, और बदले में जो 30 रुपीज कम हो गया उसको बोलेंगे कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, तो इसको बोलेंगे 80
80,000 इंटू 30 कितना हो जाएगा ये? 80,000 into 30 becomes 24 lakhs. पता चला ये आंसर आया? समझा क्या हुआ? जो 100 रुपये ओल्ड न्यू का ही एंट्री है, जो 100 रुपये का डिबेंचर था वो डिबेंचर होल्डर ने कंपनी को वापस कर दिया, और बदले में व्हाट द कंपनी डिड, बदले में दे एक्सेप्टेड 70 रुपीज का डिबेंचर, बट उनका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट था बीइंग डिबेंचर कैपिटल reduced, डिबेंचर कैपिटल रिड्यूस्ड। तो ये भी हो गया। अब हम लोग आगे जाके फोर्थ एंट्री देखते क्या है। सो फोर्थ एंट्री के लिए what we will do, fixed asset are to be written down by 20%. Fixed asset are to be written down by 20%. So fixed asset कितने का है पहले देखते। 20% उसका वैल्यू कम होने वाला है, 2 crore 50 lakhs का। तो 2 crore 50 lakhs का 20% कितना होता है? देखो 5 lakhs, वही आया। देखो 5 लाख आया क्या 50 lakhs आया? कितना आया? 50 lakhs आया। 2 crore 50 lakhs का 20% is 50 lakhs. Got the answer everyone? Yes, 50 lakhs. Correct. So 50 lakhs फिक्स सेट का जो वैल्यू है वो 50 लाख से क्या हो गया? रिटर्न डाउन हो गया, मतलब 50 लाख से वैल्यू कम हो गया। जो हमारा फिक्स सेट है उसका वैल्यू 50 लाख से रिटर्न डाउन हो गया, मतलब 50 लाख से वैल्यू उनका कम हो गया। इसके बाद what happened, the next one, that is next point, current assets are to be revalued at rupees 90 lakhs. Revalue means new value, revalue means to again value. When we revalue the current assets, हमें value मिला 90 lakhs, हमें old ये नया value है। revaluation means a new value. So what is the old value? Can we see? Old value of current asset was 2 crores. करंट एसेट का ओल्ड वैल्यू था 2 crores और करंट एसेट का नया वैल्यू है 90 lakhs. सो व्हाट इज इट? इज इट अ प्रॉफिट और इज इट अ लॉस? जो करंट एसेट था, हमारा एसेट था, उसका ओल्ड वैल्यू था 2 crores और जो नया वैल्यू है वो है 90 lakhs. तो वैल्यू क्या हुआ? ज्यादा हुआ कि कम हुआ? जो नया वैल्यू है वो 2 crore से कम होके 90 lakhs हो गया। क्वेश्चन में दिया है द न्यू वैल्यू इज 90 lakhs. इज करेक्ट इरम? इट इज अ लॉस। सो कितने का लॉस है? 1 crore 10 lakhs का लॉस है। 1 crore 10 lakhs का लॉस है। सो लॉस है। इसके बाद इन्वेस्टमेंट का वैल्यू, द इन्वेस्टमेंट्स आर टू बी ब्रॉट टू देयर मार्केट वैल्यू। इन्वेस्टमेंट का मार्केट वैल्यू कितना है जरा देखो क्वेश्चन में। इन्वेस्टमेंट का वैल्यू जो है वो मार्केट वैल्यू में आज उनको लेके आना है, वैल्यू लेके आना है इन्वेस्टमेंट का एज पर देयर मार्केट वैल्यू। तो मार्केट वैल्यू है 19 lakhs और कॉस्ट वैल्यू जो है बैलेंस शीट में 20 lakhs. अगेन टेल मी, इज इट अ प्रॉफिट और अ लॉस? Is it a profit or a loss? It is a loss, क्योंकि जो 20 लाख का इन्वेस्टमेंट था अब उसको मार्केट वैल्यू में लेके आएंगे तो मार्केट वैल्यू तो कम है, 19 लाख है। इन्वेस्टमेंट का कॉस्ट वैल्यू था 20 लाख, बैलेंस शीट वैल्यू था 20 lakhs और मार्केट वैल्यू है 19 lakhs, 1 लाख कम।
तो अगेन इट इज अ लॉस बिकॉज क्या हो रहा है, इन्वेस्टमेंट का वैल्यू कम हो रहा है। तो ये हमें सारे जितने भी मिले, फिक्स एसेट का वैल्यू कम हो रहा है, करंट एसेट का वैल्यू कम हो रहा है, इन्वेस्टमेंट का वैल्यू कम हो रहा है, सारे असेट्स का जब वैल्यू कम होता है तो इट इज अ लॉस। और लॉस होता है तो हम कैपिटल रिडक्शन को क्या करते, डेबिट करते। जब भी लॉस होता है तो हम कैपिटल रिडक्शन को डेबिट करते हैं। तो ये तीनों एंट्री में हमें लॉस हो रहा है, तो तीनों एंट्री में हमें क्या करना पड़ेगा, एक साथ एंट्री पास कर सकते हैं बिकॉज कंबाइन एंट्री, तीनों एंट्री में इट इज अ लॉस। एंड ये क्रेडिटर वाला वी विल सी लेटर। लेट अस फर्स्ट सॉल्व दिस फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ वाला एंट्री एक साथ, क्योंकि तीनों में इट इज अ लॉस। और लॉस होता है, और एक चीज ये वाला पॉइंट भी अभी कर लेते, द नाइन्थ वाला पॉइंट, इट इज डिसाइडेड टू राइट ऑफ द डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को राइट ऑफ करना है। डेबिट बैलेंस मींस असेट साइड में बैलेंस आया, असेट का डेबिट बैलेंस होता है और लाइबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट बैलेंस का मतलब है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट असेट साइड में है, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट असेट साइड में है मतलब वो नेट लॉस होता है, एक्यूमुलेटेड लॉसेस होता है। और इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन वही कंपनीज में होता है जिनको काफी सालों से लॉसेस हो रहा है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को जो 12 लाख है, इसको भी हमें क्या करना है, कैंसिल करना है, इसको भी राइट ऑफ करना है। तो चलो ये सब एंट्रीज को अब हम लोग एक साथ डील करते हैं। सो डील करते वक्त लेट अस राइट डाउन, क्योंकि हर एंट्री में फोर्थ फिफ्थ एंड नाइन्थ, सिक्स्थ एंड नाइन्थ सब में इट इज टॉकिंग अबाउट लॉसेस ओनली, असेट का वैल्यू कम हो रहा है। तो हम इसको बोल देंगे कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट। इसका अमाउंट हम बाद में टोटल करके लिखेंगे। सबसे पहले टू फिक्स असेट का वैल्यू कितना कम हो गया, हमने देखा फिक्स असेट 2.5 करोड़ का है, 2 करोड़ 50 लाख का है। और हम लोग क्या करने वाले हैं, इसका वैल्यू 20% कम करने वाले। हमने 20% करके देखा, इट इज कमिंग टू 50 लैक्स। इसके बाद क्या करने वाले, करंट एसेट का नया वैल्यू, करंट एसेट का नया वैल्यू दिया है 90 लैक्स, और करंट एसेट का ओल्ड वैल्यू है 2 करोड़। तो कितने का लॉस हुआ, हम यहाँ पे हम हमेशा क्या लिखते हैं इधर, हम इधर लिखते हैं कि कितना लॉस हुआ। तो मैंने तुम लोग से पूछा लॉस कितने का हुआ। करंट एसेट, आई वंस अगेन शो यू, करंट एसेट है, करंट एसेट का वैल्यू है, 1 मिनट, करंट एसेट का वैल्यू है, हियर वी विल सी, करंट एसेट 2 करोड़ का है, और जो नया वैल्यू है करंट एसेट का वो है 90 लैक्स। अब बताओ पहले कितने का था करंट एसेट, 2 करोड़ का, अब हो गया 90 लैक्स का। नया वैल्यू है करंट एसेट का 90 लैक्स, ओल्ड वैल्यू था 2 करोड़ का। हमें चाहिए प्रॉफिट या लॉस। तो यहाँ पे हमें पता चला लॉस हो रहा है क्योंकि असेट का वैल्यू ज्यादा से कम हो गया, हमारा प्रॉपर्टी का वैल्यू कम हो गया, तो लॉस है। लॉस कितना है, 2 करोड़ माइनस 90 लैक्स विच इज कमिंग टू 1 करोड़ 10 लैक्स का लॉस है। इसके बाद और कौन सा लॉस है, और किसके बारे में बोला गया है, फिक्स एसेट, करंट एसेट। इसके बाद क्वेश्चन में दिया है इन्वेस्टमेंट। क्वेश्चन में बोला गया है कि इन्वेस्टमेंट का मार्केट वैल्यू रिफ्लेक्ट होगा, और मार्केट वैल्यू है 19 लैक्स और बैलेंस शीट वैल्यू है 20 लैक्स। देखो इन्वेस्टमेंट का कितना है वैल्यू, 20 लैक्स वैल्यू था, अब मार्केट वैल्यू है 19 लैक्स। और क्वेश्चन में बोला गया है इन्वेस्टमेंट्स टू बी ब्रॉट टू देयर मार्केट वैल्यू, इन्वेस्टमेंट्स को मार्केट वैल्यू में लेके आना। और मार्केट वैल्यू जैसे हमने देखा, मार्केट वैल्यू है 19 लैक्स, तो हमें 20 लैक्स से 19 लैक्स का हुआ इन्वेस्टमेंट, हमें लॉस हो गया 1 लाख का। और इसके साथ हमें नाइन्थ एंट्री बोलता है प्रॉफिट एंड लॉस को भी क्या करो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को भी राइट ऑफ करो। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का वैल्यू है
12 lakhs if I am not wrong. 12 lakhs क्वेश्चन में देखो, ये लास्ट वाला पॉइंट इट इज सेड, अगर ये क्वेश्चन में ये पॉइंट नहीं भी होता ना, फिर भी हमें ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट बैलेंस को राइट ऑफ करना ही है। देखो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का वैल्यू कितना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का वैल्यू है 12 लाख। तो हमने ये सारे असेट्स को राइट ऑफ किया जिसका वैल्यू कम हो रहा था। तो इसका नरेशन क्या रहेगा, इसका नरेशन रहेगा बीइंग assets and losses written ऑफ। अभी तक हमने टोटल नहीं लिखा कैपिटल रिडक्शन का, जरा इसका टोटल कितना आ रहा है देखो, इसका टोटल कितना आ रहा है 50 लैक्स, फिर 1 लाख 1 करोड़ 10 लाख हो जाता है, 1 करोड़ 60 लाख, 1 करोड़ 72 लाख, 1 करोड़ 73 लाख, ये आ रहा है 1 करोड़ 73 लाख। Others also got the same answer, 1 crore 73 lakhs. Yes, correct. 1 crore 73 lakhs. Correct answer. तो ये भी हो गया। इसके बाद हम लोग अभी आगे का देखते हैं, आगे क्या है इसमें। तो फिफ्थ वाला एंट्री, लेट अस गो एंड सी द फिफ्थ। नेक्स्ट क्या है, हमने अभी ऑलमोस्ट सॉल्व किया है, अभी थोड़ा सा 2 पॉइंट ही बचा हुआ है। तो इसके बाद वन ऑफ द क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी टू whom द कंपनी owes ₹40 lakhs। एक क्रेडिटर है कंपनी का जो कितना ओव करता है 40 lakhs। अभी टोटल क्रेडिटर्स कितना है वो जरा देखते। टोटल क्रेडिटर्स है 1 crore का, उसमें से बात हो रही है एक क्रेडिटर की। इसमें तो काफी सारे क्रेडिटर है, पूरा क्रेडिटर को मिला के हमें 1 crore रुपीज पे करना है। but there is one of the creditor of the company to whom the company owes मतलब has to repay how much 40 lakhs। decides, वो जो क्रेडिटर है उसने डिसाइड किया टू फॉरगो 40% ऑफ हिज क्लेम। तो 40 lakhs का 40% कितना होता है देखो, it is how much 16 lakhs, correct। 40 का 40 lakhs का 40% it is 16 lakhs। सबको यही आंसर मिला। one of the direct creditor of the company to whom company owes rupees 40 lakh decide to forgo 40% of his claim। वो क्या डिसाइड करता है कि उसको 40% ऑफ द क्लेम फॉरगो करने को रेडी है। फॉरगो का मीनिंग है ही इज रेडी टू फॉरगेट, ही सेज ओके don't give that money। the creditor is allotted with 60,000 equity shares of rupees 40 each in full and final settlement of his claim। तो यहाँ पे हम उसको क्या देने वाले हैं, हम उसको 60,000 इक्विटी शेयर्स देने वाले 40 रुपीज का एज फुल एंड फाइनल सेटलमेंट। मतलब ये हम उसको 40 लाख के बदले में कितना देने वाले, 60,000 shares of rupees 40 each, which is coming to 24 lakhs। करो 60,000 into 40 is coming to 24 lakhs। करेक्ट। तो जो रिमेनिंग अमाउंट जो उसको नहीं दे रहे हैं वो वैसे भी 40% दैट इज 16 लाख ही रहेगा। तो ये वाला एंट्री अभी पास करते हैं। यहाँ पे क्रेडिटर मतलब लाइबिलिटी। अब एक क्रेडिटर जो बोल रहा है कि मुझे, जिसको कंपनी को 40 लाख पे करना है, क्रेडिटर है जिसको 40 लाख पे करना है, द कंपनी हैज टू पे 40 lakhs to a individual creditor who says कि मुझे 40% नहीं चाहिए पर रिमेनिंग 60% तो पे करो। तो क्रेडिटर इज अ लाइबिलिटी। क्रेडिटर मतलब लाइबिलिटी मतलब क्रेडिट बैलेंस। सो यहाँ पे हम दिखाएंगे कि ये कितना हो जाएगा 40 lakhs। इसको बदले में क्या करने वाले हैं, टू हम इसको देने वाले इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट दे रहे। अब इसको थोड़ा आगे करती हूँ। ओके, तो ये कितना होता है, कितना देने वाले हम 60,000 इंटू
40 कितना आता है 60,000 इंटू 40, आर यू गेटिंग द आंसर 24 lakhs। तो ये उसको जो दे रहे हैं हम लोग, ये फुल एंड फाइनल सेटलमेंट है, मतलब ये जो हम 24 लाख दे रहे हैं इसके ऊपर एक भी पैसा हम नहीं देने वाले। तो ऊपर का जो बैलेंस अमाउंट है वो कंपनी के लिए फायदा है, क्योंकि 40 लाख का जो क्रेडिटर है उसको सिर्फ हम 24 लाख पे कर रहे हैं, तो ऊपर का जो अमाउंट नहीं पे करेंगे वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, कंपनी के लिए प्रॉफिट हो जाएगा। तो वैसे भी हम ऐसे भी दिखा सकते हैं 40 लाख का कितना परसेंट पे नहीं कर रहे, 40% नहीं पे करेंगे तो 40% अमाउंट इज इट कमिंग टू 16 लैक्स। और ऐसे करने से ये 40 लैक्स भी टैली हो जाता है, तो इसको बोलेंगे बीइंग क्रेडिटर्स सेटल्ड, बीइंग क्रेडिटर्स सेटल्ड। सो 40 लाख ये भी एंट्री हो गया। इसके बाद वी हैव वन एंट्री लेफ्ट। व्हाट इज दैट एंट्री, टैक्सेशन लाइबिलिटी टू बी सेटल्ड एट रुपीज 3 lakhs। जरा देखो टैक्सेशन लाइबिलिटी कितना है, हाउ मच इज द टैक्सेशन लाइबिलिटी, टैक्सेशन लाइबिलिटी इज 2 lakhs। पर हम कितने में सेटल कर रहे हैं, हम सेटल करेंगे इसको 3 lakhs में। हम इसको कितना देने वाले, हम इनको पे करने वाले हैं 3 lakhs। तो टैक्सेशन लाइबिलिटी गॉट सेटल्ड फॉर 3 lakhs। तो यहाँ पे बताएंगे, यहाँ पे अलग से कैश बैंक बैलेंस नहीं है ना, तो ये जो करंट असेट है इसमें ही हमारा कैश बैंक भी इंक्लूडेड है, क्योंकि कैश बैंक इज करंट असेट, कैश बैंक बैलेंस इज करंट असेट। तो हम क्या यहाँ पे दिखाएंगे, जो हमारा करंट लाइबिलिटी है वो क्या हो जाएगा, लाइबिलिटी फॉर टैक्सेशन। सो यहाँ पे हमने लिखा है प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन अकाउंट डेबिट। ये टैक्सेशन अकाउंट कितने का है, देखो 2 lakhs का, तो यहाँ पे लिखेंगे प्रोविजन फॉर टैक्सेशन कितना है, ये लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी क्रेडिट बैलेंस जब लेकिन पे करते हैं या सेटल करते हैं तो हम उसको बोलते हैं डेबिट। लाइबिलिटी क्रेडिट बैलेंस है, तो इसको ऐसे लिखूं मैं, करंट असेट और ब्रैकेट में मैं लिखती हूँ कैश बैंक, बिकॉज इसी में इंक्लूडेड है ना कैश बैंक, अलग से नहीं है। कितना पे करने वाले, 3 लाख। तो हमें यहाँ पे लॉस हो रहा है, अगर हम देखें तो ये लॉस होता है तो कौन सा एंट्री को इफेक्ट देते हैं, लॉस होता है तो इधर लिखते हैं कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट। कितना अमाउंट है, 1 लाख। बीइंग, इसको क्या बोलेंगे हम, बीइंग टैक्सेशन लाइबिलिटी सेटल्ड। ये सम इधर हो सकता है, लेकिन हम हर सम में क्या करते हैं, हमें क्वेश्चन में पूछने दो नहीं पूछने दो, हम वर्किंग में जाके कैपिटल रिडक्शन अकाउंट का वर्किंग करते हैं। तो वर्किंग में जाते हैं और यहाँ पे हम 2 कॉलम, 2 टेबल में 2 कॉलम इंसर्ट करते हैं, क्योंकि ये इसलिए ऐसा करेंगे बिकॉज अकाउंट तो पूछा नहीं है कैपिटल रिडक्शन का। अगर अकाउंट पूछते तो नॉर्मल जैसा अकाउंट प्रिपेयर करते, जैसे हमने पिछले सम से प्रिपेयर भी किया है वैसा प्रिपेयर करेंगे। ये डेबिट के लिए
और ये क्रेडिट के लिए। तो सिंपली देखो कैपिटल रिडक्शन पहले एंट्री में है क्या, है तो कौन से जगह पे है पहले एंट्री में, capital reduction is there in the first entry, it is in the credit side। तो क्रेडिट में जाके लिखेंगे, क्रेडिट में जाके लिखेंगे 1,20,00,000। फिर इसके बाद सेकेंड एंट्री में जाके देखते हैं, सेकेंड एंट्री में भी हमने देखा कैपिटल रिडक्शन है 40 lakhs के लिए, तो अगेन क्रेडिट में है, तो क्रेडिट में ही लिखेंगे 40 lakhs। इसके बाद अगेन जाएंगे थर्ड एंट्री में, कैपिटल रिडक्शन है क्या, अगेन कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट में ही है, तो क्रेडिट में ही लिखेंगे 24 lakhs, लिखेंगे 24 lakhs। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद कैपिटल रिडक्शन डेबिट में है, तो डेबिट में लिखेंगे 1,73,00,000, तो इधर लिखेंगे 1,73,00,000। ये जस्ट वर्किंग कर रहे, देख रहे डेबिट साइड कैपिटल रिडक्शन का ज्यादा है या क्रेडिट साइड। इसके बाद अगेन इट इज इन द क्रेडिट फॉर 16 lakhs, तो अगेन क्रेडिट में जाके लिखेंगे 16 lakhs। फिर इसके बाद लास्ट एंट्री में इट इज इन द डेबिट साइड, तो कंट्रोल, तो डेबिट में लिखेंगे 1 lakhs। अब मुझे बताओ कौन सा साइड का टोटल ज्यादा है, वो दोनों साइड में मेरे ख्याल से इट इज कैन बी शोन इजीली दैट द टोटल ऑफ द क्रेडिट इज मोर। तो 1,20,00,000, 1,60,00,000, 1,60 के बाद 80, 90 and this is coming to 2 crores na, you are also getting the same answer, 1,60,00,000, 1,84,00,000, 1,94 and 2 crores। इधर भी लिखेंगे। अब बैलेंस लिखो कितना आ जाएगा, 1,74। तो बैलेंस जो आ रहा है सी कैपिटल रिडक्शन का, बैलेंस जो आ रहा है इट इज कमिंग टू हाउ मच, 26 का बैलेंस मिला, ये बैलेंस मिला आप लोगों को। हमने देखा ये क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा था और डेबिट साइड और क्रेडिट साइड में डिफरेंस है 26 लाख का, तो ये 26 लाख को हम बोलेंगे, ये 26 लाख को हम क्या बोलेंगे, इसको कैपिटल रिडक्शन का बैलेंस किधर जाता है, कैपिटल रिडक्शन का बैलेंस जाता है, कैपिटल रिडक्शन के डेबिट साइड में बैलेंस आया है, तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट का जो भी बैलेंस है, कैपिटल रिडक्शन इसका क्रेडिट ज्यादा था, तो क्रेडिट में जो भी पैसा था वो हम लोग किधर ट्रांसफर करेंगे, कितना ट्रांसफर करेंगे, अकाउंट डेबिट 26 लाख हम किधर ट्रांसफर करेंगे, इसको एक नए रिजर्व में जो कि लाइबिलिटी क्रिएट हो रहा है, दैट इज जो लाइबिलिटी क्रिएट हो रहा है इसको बोलेंगे कैपिटल रिजर्व। इसको क्या बोलेंगे, कैपिटल रिजर्व 26 लाख, इसको बोलेंगे 26 लाख। और ये क्या है, बीइंग बैलेंस, बीइंग बैलेंस ट्रांसफर्ड, इसको बोलेंगे बीइंग बैलेंस ट्रांसफर्ड। तो ये भी, ये सम इसके साथ इतना तो होता है, बट ये सम में दे हैव आस्क्ड वन मोर थिंग, व्हाट इज दैट, दैट इज, ये सम इधर इतना हो गया, बट दे हैव टोल्ड दैट पास जर्नल एंट्रीज एंड शो द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी आफ्टर गिविंग इफेक्ट टू द अबाउ। तो यहाँ पे एक और चीज हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, वो है बैलेंस शीट। So let us see how the balance sheet of the company looks. So balance sheet के लिए let us insert, क्या यहाँ पे चाहिए, 3 कॉलम चाहिए, जो
बैलेंस शीट हम प्रिपेयर करेंगे, इसमें एक अमाउंट का कॉलम रहेगा, एक नोट्स टू अकाउंट का और एक पर्टिकुलर्स का। तो पर्टिकुलर जैसे लास्ट ईयर किया है सेम वे में बैलेंस शीट प्रिपेयर करना है, नोट्स टू अकाउंट एंड देन दिस विल बी रुपीस, और इसको हेड क्या देंगे, हेड देंगे बैलेंस शीट। जो कंपनी का नाम क्या है, मिसेस वैभव, वैभव लिमिटेड, वैभव लिमिटेड। और उसके बाद ये है बैलेंस शीट, बैलेंस शीट एज ऑन, व्हाट इज द डेट, सी लास्ट बैलेंस शीट का डेट क्या है, लास्ट बैलेंस शीट का जो डेट रहेगा वो डेट थी 31 मार्च 2018। तो बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2018, 1 minute, तो ये दोनों को, जिसको देखो, जिसको आप लोगों को आगे का लेक्चर किसी को अटेंड करना है तो यू कैन डू दैट, एंड जिसको सुनना है कैन पे अटेंशन हियर बिकॉज अटेंडेंस आई हैव ऑलरेडी गिवन टू यू। So this is the format of the balance sheet। और यहाँ पे ब्रैकेट में लिख सकते हैं आफ्टर रिकंस्ट्रक्शन। तो ये जो बैलेंस शीट हम प्रिपेयर कर रहे हैं, ये कब प्रिपेयर कर रहे हैं, आफ्टर इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। ओके, सो हम लोग 5 मिनट्स में इसको खत्म करते हैं। तो ये है आफ्टर रिकंस्ट्रक्शन, आफ्टर इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। तो यहाँ पे जो हमारा बैलेंस शीट का को हम लोग कैसे डिवाइड करते हैं, जो पहला पार्ट होता है उसे बोलते हैं हम इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। तो इक्विटी एंड लाइबिलिटीज में जैसे जो पहला वाला हेड है उसको बोलेंगे, तुम लोग को भी याद रहेगा, शेयर होल्डर्स फंड। तो इक्विटी एंड लाइबिलिटी में इक्विटी का मीनिंग होता है शेयर होल्डर्स फंड। तो हम लोग क्या करेंगे, ये शेयर होल्डर्स फंड के लिए नीचे नोट्स टू अकाउंट्स में जो पहला वाला है नोट्स, वो पहला वाला शेड्यूल है, नोट है, उसको बोलेंगे शेयर होल्डर्स फंड। और क्वेश्चन में जाएंगे, इधर क्या आ जाएगा, ऑथराइज्ड सब्स इशूड। ऐसा नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, डायरेक्टली जो अमाउंट दिया है वो भी लिख सकते हो, सब्सक्राइब्ड कैपिटल। तो इसमें हम क्या लिखते हैं, हमारे पास इक्विटी शेयर भी है और प्रेफरेंस शेयर भी है। तो इक्विटी शेयर्स हमारे पास कितना है, जरा जर्नल एंट्री में जाओ और लाइबिलिटी मतलब क्रेडिट साइड में देखो। तो हमारे पास सबसे पहले ये 80,000 है इक्विटी शेयर, और किधर इक्विटी शेयर कैपिटल, सी हियर इक्विटी शेयर कैपिटल, क्रेडिट में इक्विटी शेयर कैपिटल ढूंढो। एक तो मिला 80,000, ध्यान में रखना। फिर कौन से एंट्री में है, इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल, और कोई भी एंट्री में नहीं है देखो यहाँ पे ध्यान दो, फिफ्थ वाले एंट्री में फिर इक्विटी शेयर कैपिटल है, कितना है
24 lakhs, तो 80 lakhs और 24 lakhs, और नंबर ऑफ शेयर्स भी हमने इधर लिखा है, इधर नंबर ऑफ शेयर है 2 लाख, और फिफ्थ वाले एंट्री में नंबर ऑफ शेयर कितना है 60,000, तो 2,60,000, तो नंबर ऑफ शेयर्स कितना हो गया, एक जगह में 2 लाख है, एक जगह में 60,000 है, तो इधर लिखेंगे 2,60,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज, कितना हो गया अभी, एक इक्विटी शेयर 40 रुपीज का हो गया है। जरा ये दोनों को ऐड करो, 80 लैक्स है एक जगह में और एक जगह में है 24 लैक्स, तो ये दोनों को ऐड करने पे हमें मिलेगा 1,04,00,000, सॉरी 1,04,00,000, 1,04,00,000। सो इसके साथ हमें क्या मिल गया, इक्विटी शेयर कैपिटल मिल गया। कैसे मिला ये इक्विटी शेयर, तुम लोग 2,60,000 को 40 से मल्टीप्लाई करो, तुम लोग को यही आंसर आएगा 1,04,00,000। इसके बाद हम क्या करेंगे, प्रेफरेंस शेयर इज ऑल्सो शेयर कैपिटल, तो नेक्स्ट एंट्री में देखो प्रेफरेंस शेयर हमेशा लाइबिलिटी मतलब क्रेडिट साइड में देखो, लाइबिलिटी मतलब क्रेडिट साइड में देखो, 6% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर कितना है 60 लाख, और नंबर ऑफ शेयर कितना है 1 लाख। उसके बाद कोई भी दूसरे एंट्री में प्रेफरेंस शेयर है क्या, मतलब हमारे पास कोई भी दूसरे एंट्री में प्रेफरेंस शेयर नहीं है, तो इधर लिखेंगे हम कितना, नंबर ऑफ शेयर्स कितना है 1 लाख, 6% प्रेफरेंस शेयर ऑफ 60 ईच, तो 1 लाख इंटू 60 कितना होता है 60 लाख। अब ये दोनों को जब ऐड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, टोटल मिल जाएगा, तो ये टोटल कितना हो जाएगा इक्विटी शेयर का 1,64,00,000। तो ये कौन सा नोट है, ये नोट नंबर 1, और हमें टोटल मिल गया 1,64,00,000। ये हो गया शेयर होल्डर्स फंड। और ये जो है ना, एक मिनट ना, ये शेयर होल्डर्स फंड में भी क्या दो चीज होता है, शेयर, दो चीज होता है इधर, शेयर कैपिटल और शेयर होल्डर फंड, मतलब शेयर होल्डर का पैसा। तो शेयर होल्डर का किन किन दो चीजों में हक होता है, शेयर होल्डर का हक होता है दो चीजों में, एक तो शेयर कैपिटल में और दूसरा रिजर्व्स एंड सरप्लस में। देखो आई अगेन रिपीट, इक्विटीज एंड लाइबिलिटी में इक्विटी मतलब शेयर होल्डर्स फंड, और शेयर होल्डर्स फंड में दो चीज आता है, एक तो शेयर कैपिटल और दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है रिजर्व्स एंड सरप्लस। अब जो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन होता है ना, ये कंपनीज में आपको कभी रिजर्व्स एंड सरप्लस मिलेगा ही नहीं, तो ये इतना इजी हो जाता है। ये चैप्टर में आप ऊपर भी देखो, आपको कोई भी रिजर्व्स है क्या इधर, जो कंपनी को लॉसेस हो रहे हर साल, उनके पास कोई सेविंग रहेगा क्या, उनका तो पीएनएल अकाउंट भी असेट साइड में। तो रिजर्व्स एंड सरप्लस हमेशा सिर्फ एक होता है, और वो कौन सा होता है वो देखने की भी ये वाला, मतलब जो लास्ट में हमने कैपिटल रिजर्व ट्रांसफर किया ना, बस वही रिजर्व एंड सरप्लस में आता है। तो यहाँ पे हम रिजर्व एंड सरप्लस कितना है 26 लाख, शेड्यूल बनाने का जरूरत नहीं है बिकॉज एक ही चीज है ना, तो इधर लिखेंगे 26 लैक्स, तो ये हो जाएगा 26 लाख। इसके बाद हमारे पास दो लाइबिलिटी है, तो दो लाइबिलिटी क्या है, एक तो नॉन करंट लाइबिलिटी, एक तो नॉन करंट लाइबिलिटीज, और दूसरा थर्ड वन है करंट लाइबिलिटीज। तो नॉन करंट लाइबिलिटीज में हम क्या करेंगे, नॉन करंट लाइबिलिटीज में क्वेश्चन में देखो, नॉन करंट लाइबिलिटी मतलब कोई लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स,
नॉन करंट लाइबिलिटी मतलब कोई लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। हमारे क्वेश्चन में कोई लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है क्या? लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, यस, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स हमारे पास क्या होता है? डिबेंचर। अब क्वेश्चन में बैलेंस शीट में भी देखो, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ये तो करेक्ट शेयर कैपिटल है। फिर लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में हमारे पास एक ही था, डिबेंचर, जो अभी भी हमारे पास है। क्रेडिट साइड में देखो, जो नया डिबेंचर क्रिएट हुआ है वो 6% डिबेंचर है और उसका अमाउंट कितना है? 56 लाख। तो एक ही है, तो हम शेड्यूल नहीं बनाएंगे, नोट नहीं बनाएंगे, डायरेक्टली इधर लिखेंगे। नॉन करंट लाइबिलिटी में एक ही है जिसको हम बोलते हैं लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में क्या है? ब्रैकेट में लिखना है, ब्रैकेट में लिखने का जरूरत भी नहीं है। कितना है ये? 6% डिबेंचर। ब्रैकेट में दिखाने का जरूरत ही नहीं है। अगर हमें दिखाना ही है तो हम लोग नोट में बता सकते हैं। कितने का है ये? 56 लैक्स। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं किस में? इसके बाद हम लोग आ जाते हैं करंट लाइबिलिटीज में। तो करंट लाइबिलिटीज में हमारे पास क्या होता है? करंट लाइबिलिटीज में अब यह क्वेश्चन में देखो कौन सा करंट लाइबिलिटी है। करंट लाइबिलिटी में क्वेश्चन में हमारे पास क्रेडिटर था और हमारे पास प्रोविजन फॉर टैक्स। अब क्रेडिटर 1 करोड़ में, अगर आपको याद आ रहा है, 40 लाख का एक क्रेडिटर था जिसको हमने पे कर दिया। तो 1 करोड़ में 40 लाख का क्रेडिटर को पे कर दिया, तो कितना क्रेडिटर बचा? 1 करोड़ माइनस 40 लैक्स, हमारे पास क्रेडिटर बचा 60 लैक्स। और प्रोविजन फॉर टैक्सेशन हमने अभी पे कर दिया 3 लाख पे। तो हमारे पास करंट लाइबिलिटी में सिर्फ एक ही लाइबिलिटी है और वो है क्रेडिटर्स। तो हम लोग क्या करेंगे बाद में? क्वेश्चन में देखो और कोई करंट लाइबिलिटी तो है ही नहीं, क्योंकि कुछ नया क्रिएट हुआ। ऐसे हमने पूरा सम सॉल्व किया, किधर भी नहीं था इसका। क्रेडिटर को हम क्या बोलते हैं? ट्रेड पेबल्स। तो ये भी कितना था? 1 करोड़ में से दिखाने के लिए, तुम लोग को दिखाने के लिए, माइनस हाउ मच? 40 लैक्स का क्रेडिटर को हमने माइनस किया। तो हमारे पास कितना बचता है? हमारे पास बचता है 60 लैक्स। तो ये जो हम इसके बाद मतलब इतना ही है, लाइबिलिटी साइड क्या हो जाता है? क्लोज हो जाता है। इसका हमें टोटल निकालना है और इसके बाद हम लोग निकालें जो सेकेंड साइड होता है उसको हम बोलते हैं असेट्स। सो ये असेट्स में हमारे पास, ये असेट को भी हमने 2 टाइप्स में क्लासिफाई किया है। एक होता है नॉन करंट असेट्स, एक होता है नॉन करंट असेट, जिसमें आता है फिक्स असेट और इन्वेस्टमेंट। नॉन करंट असेट में क्या आता है? फिक्स असेट, और आता है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। क्वेश्चन में देखो ये दोनों चीज है क्या? इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे ए और इसको बोलेंगे बी। सो देखो क्वेश्चन में अभी हम लोग जाके देखेंगे फिक्स असेट क्या है। फिक्स असेट जो है वो कितना वैल्यू का था? फिक्स असेट था 2 करोड़ 50 लैक्स, जिसमें से कितना वैल्यू कम हो गया फिक्स असेट का? देखो फिक्स असेट 2 करोड़ 50 लाख में से 50 लैक्स का वैल्यू कम हो गया। तो अभी फिक्स असेट का कितना नया वैल्यू है? फिक्स असेट का नया वैल्यू है, फिक्स सेट का नया वैल्यू है 2 करोड़ में से, 2 करोड़ 50 लाख में से 50 लैक्स तो हमने माइनस किया, मतलब 2.5 करोड़ में से हमने कितना माइनस किया? माइनस किया हमने 50 लैक्स। तो बचा कितना? 2 करोड़। और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट का नया वैल्यू क्वेश्चन में बोलते कि मार्केट वैल्यू विल बी द न्यू वैल्यू। हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, जो हमारा इन्वेस्टमेंट था
वो कितने का था, 20 लाख का, पर क्वेश्चन में बोला है नाउ द इन्वेस्टमेंट विल रिफ्लेक्ट इट्स मार्केट वैल्यू, मतलब अभी हमें क्या दिखाना है, अब हमें इन्वेस्टमेंट का नया वैल्यू जो है वो मार्केट वैल्यू में दिखाना है। इसके बाद हमारे पास बस यही दो चीज है। इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, इसके बाद करंट असेट्स। करंट असेट में क्या क्या है हमारे पास क्वेश्चन में, देखो करंट असेट में इन्वेंट्री आते हैं सब इधर, लेकिन देखेंगे ना ये क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन में करंट असेट का कुछ क्लासिफिकेशन ही नहीं है। करंट असेट हमें टोटल में दिया है, तो टोटल करंट असेट का था 2 lakhs। अब 2 लाख, सॉरी सॉरी आई एम वेरी सॉरी, 2 crores। करंट असेट कितने का है, 2 crores का है। तो अभी क्वेश्चन में जाओ, करंट एसेट मतलब असेट, असेट मतलब डेबिट बैलेंस। देखो करंट एसेट किधर भी डेबिट में रहेगा तो प्लस करेंगे, क्योंकि करंट एसेट असेट है, असेट मतलब डेबिट बैलेंस, तो डेबिट रहेगा तो ज्यादा होगा, क्रेडिट में रहेगा करंट एसेट तो कम होगा। तो हर एक एंट्री में देखो करंट एसेट है क्या, किधर करंट एसेट किधर है क्या, करंट एसेट इधर है देखो क्रेडिट में। तो 2 crores में से 1 crore 10 lakhs माइनस हो गया, तो बचा कितना, 90 lakhs। 2 crore में से 1 crore 10 lakhs तो माइनस हो गया, तो 90 lakhs। उसके बाद किधर और करंट एसेट है क्या, उसके बाद किधर और करंट एसेट, हाँ यहाँ पे 3 lakhs। सो जरा वर्किंग में देखो, इधर मैं वर्किंग में दिखा देती हूँ करंट एसेट का। सो करंट असेट्स पहले कितने का था, पहले 2 crores का था, उसमें से बाद माइनस हुआ, कितना माइनस हुआ, माइनस हुआ 1 crore 10 lakhs, फिर माइनस हुआ कितना, 3 lakhs। सो बताओ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ करंट असेट देन, 2 crores में से 1,10,000 माइनस हुआ, फिर 3 lakhs माइनस हुआ, तो नया वैल्यू रहेगा 87 lakhs। आया आपको ये आंसर 87 lakhs। तो यहाँ पे लिखेंगे करंट असेट का वैल्यू है, करंट असेट का वैल्यू है 87 lakhs। अब समझा मैंने कैश बैंक के आगे, क्योंकि कैश बैंक करके कुछ भी क्वेश्चन में है ही नहीं। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे इसको एक मिनट, एक और यहाँ पे लिखेंगे टोटल। अब बैलेंस शीट का टोटल क्या होता है, बैलेंस शीट का टोटल हमेशा टैली होता है। तो देखो यहाँ पे क्या टैली अमाउंट आ रहा है तुम लोग को, 3 crore 6 lakh आ रहे क्या, देखो आर यू गेटिंग, 3 crore 6 lakh, दोनों जगह में 3 crore 6 lakh आ रहे क्या, दैट इज कैसे मिला, शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस, लॉन्ग टर्म बॉरोवर 1 crore 64 lakhs 26 lakh 56 lakh 60 lakh सबको ऐड किया तो आपको मिलना चाहिए 3 crore 6 lakhs, और दूसरे जगह 2 crore 19 lakh और 87 lakh को ऐड करने पे भी मिलेगा 3 crore 6 lakh। तो इसके साथ क्या हो जाता है, इसके साथ हमारा ये सम कंप्लीट हो जाता है।